हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो हम चैप्टर कर रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज अगर ये आता है तो हमारे वर्क एनर्जी थ्योरम के क्वेश्चन हमसे हो पाएंगे। सो सबसे पहला है हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स के पहले तो एग्जांपल है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। सबको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। स्प्रिंग फोर्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स हमारे पास कौन से किसके एग्जांपल हैं? कंजर्वेटिव फोर्स के। अब हमारे पास ये कंजर्वेटिव जो फोर्स है इसका रोल क्या है, राइट? तो अगर हमें ये देखना है कि हमारा वर्क डन कंजर्वेटिव है तो उसके लिए हमारे पास पहली कंडीशन है कि जो वर्क डन होता है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, राइट? अब ए से बी जाने का लेट सपोज हमारे पास एक ये पाथ है 1, एक ये पाथ है, मान लो हम ऐसे घूम के गए, पाथ है 2, और एक और पाथ है, मान लो हम कुछ ऐसे घूम के गए, पाथ नंबर 3। इन सब केस में जो हमारे पास वर्क डन होगा वो होगा सेम, यानी कि हम ये बोल सकते हैं वर्क डन बाय पाथ 1 इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय पाथ 2 इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय पाथ 3। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है इसका मतलब कि जो वर्क डन है वो हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, like from where you are starting and from where you are going to end up. So A is your initial position and B is your final position. So हम कहाँ से चले A से और घूम के हम कहाँ पे आ गए B पे। तो हमारा वर्क डन कंजर्वेटिव है, यानी कि चाहे हम A से B ये वाला पाथ फॉलो करें, चाहे ये सर्कुलर पाथ फॉलो करें या फिर ये ट्रायंगुलर पाथ फॉलो करें, सब केस में हमारा वर्क डन क्या होगा? सेम होगा। So I can say that work done by conservative forces does not depend on the path. So I can say that work done by one path is equals to work done by two path is equals to work done by three path। और इसके एग्जाम्पल है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये हमारे कौन से फोर्सेस हैं? कंजर्वेटिव, राइट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा होता है? जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज एनालॉगस टू एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डिफरेंस क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स में हम पढ़ते हैं कि अगर दो मासेस हैं जो कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हैं तो हम फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम दो चार्जेस लेते हैं, उसके बीच का कुछ डिस्टेंस है, उसका हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं। So gravitational force, spring force and electrostatic force are the example of conservative force. Now next is non-conservative force. अब स्टूडेंट्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास कौन से फोर्स होते हैं? जस्ट ऑपोजिट टू द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव में हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, राइट? अब हमारे जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ये हमारे पाथ पे डिपेंड करेंगे। और एक और चीज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, यानी कि वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहे हैं।
और हम एक और अभी न्यूमेरिकल्स प्रूव करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमारा कोई भी क्लोज्ड पाथ आ रहा है और अगर वो फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसके अक्रॉस जो टोटल वर्क डन होगा अक्रॉस एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल्स टू 0. दिस वी विल प्रूव. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई क्वेश्चन गिवन है, चेक वेदर द फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट. तो हम क्या करेंगे, क्लोज पाथ का वर्क डन चेक कर लेंगे. अगर वो 0 के इक्वल आ गया दैट मीन्स वो कंजर्वेटिव है. अगर वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा इसका मतलब वो नॉन कंजर्वेटिव है. नाउ नेक्स्ट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. एंड नाउ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है हमारे पास जितने भी हमारे रेजिस्टिव फोर्सेस है. फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो वर्क डन होता है वो हमारा पाथ पे डिपेंड करता है. यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अब 1 का वर्क अलग होगा, 2 का वर्क अलग होगा और 3 का वर्क अलग होगा. सो दैट मीन्स वर्क डन बाय non-conservative force depends on the, yes, tell me the answer. Yes, depends on the path followed. And now next, that for a closed path वर्क डन शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. तो जब हम अपनी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा वर्क डन अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब हमारे पास वो कौन सा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. अब इसके एग्जाम्पल है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस. यानी कि हम ये बोल सकते हैं जो भी हमारे रेजिस्टिव फोर्सेस हैं वो आएंगे हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में. तो हो जाएगा सेकेंड एयर रेजिस्टेंस is an example of non-conservative force. Any doubt till here? Fine. So you can note it down. वीडियो को पॉज कर सकते हो, उसको नोट कर सकते हो और अगर कोई डाउट है तो टेल मी इन कमेंट्स. अब हम क्वेश्चन की फॉर्म में चेक करने जा रहे हैं कि कैसे पता लगेगा कि हमारा फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है. तो हमें ये चेक करना है कि क्वेश्चन में कि हमारा जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है. This f is equals to xi plus yj is, क्वेश्चन ये है फर्स्ट ऑप्शन कि ये फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है या फिर ये फोर्स हमारा नॉन कंजर्वेटिव है. डिपेंड्स ऑन एक्स, यानी कि जो हमारा आंसर है अगर उसका आंसर सिर्फ एक्स में, एक्स की फॉर्म में आ रहा है दैट मीन्स वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. डिपेंड्स ऑन एक्स. एंड द लास्ट इज डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई. नाउ सी, एफ हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स आई प्लस वाई जे. अब मेथड देखो हमारे पास क्या है, स्टेप्स क्या है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के. सबसे पहले हमारे पास कोई भी वेक्टर दे रखा है उस वेक्टर को एक्स, वाई और जेड की फॉर्म में लिख दो. दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर आई, जे एंड के. तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के. फिर उसके बाद हमें चेक क्या करना है, 3 कंडीशन चेक करनी है. अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी यानी कि हमारा फोर्स हो जाएगा कंजर्वेटिव. अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फोर्स होगा नॉन कंजर्वेटिव. कंडीशन हमारे पास क्या है, कर्ल एफ एक्स बाय कर्ल वाई इज इक्वल्स टू कर्ल एफ वाई ओवर कर्ल एक्स. सेकेंड, कर्ल एफ एक्स ओवर कर्ल जेड is equals to curl fz over curl x.
थर्ड कर्ल एफ वाई ओवर कर्ल जेड इज इक्वल्स टू कर्ल एफ जेड ओवर कर्ल वाई। तीन कंडीशन है। देखो कर्ल क्या है, बेसिकली डिफरेंशिएशन, यानी कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन वाई और यहाँ पे वाई और एक्स का, अगर ये आपस में इक्वल आ जाते हैं। दूसरी कंडीशन देखो आपस में तीन है ना, एक्स वाई जेड, तो एक बार एक्स वाई का चेक कर रहे हैं, वाई जेड का, एक्स जेड का, दैट्स इट। यहाँ पे देखो एक्स जेड और फिर जेड एक्स, फिर क्या बचा, वाई जेड और फिर जेड वाई। तो तीनों की अगर वैल्यूज इनके डिफरेंशिएशन इक्वल आ जाए, इक्वल आने चाहिए, राइट। अगर ऐसा हो जाता है देन फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, इफ इट इज नॉट सो देन फोर्स विल नॉट बी कंजर्वेटिव। सो अब इसको चेक करते हैं। पहली कंडीशन देखो क्या है, कर्ल एफ एक्स बाय कर्ल वाई, यानी कि ये हमारे पास है एफ एक्स, एफ इज इक्वल्स टू दिस इज एफ एक्स, दिस इज एफ वाई। तो मैं एफ एक्स का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में करूँ तो यहाँ पे तो एक्स है, तो यानी कि हमारे पास ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, देखो जीरो। ये एफ एक्स है, दिस इज एफ एक्स, एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है वाई के रिस्पेक्ट में, सो इट विल बी इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो हो गया। इज इक्वल्स टू वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब यहाँ पे वाई है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगी तो ये भी ऑब्वियसली क्या आएगा, जीरो, तो ये आ गया जीरो। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई। नाउ कम टू द सेकंड कंडीशन, कर्ल एफ एक्स ओवर कर्ल जेड इज इक्वल्स टू जेड ओवर एक्स। सो अब यहाँ पे देखो हमारे पास एफ एक्स है, एफ एक्स ओवर जेड, यानी कि इस एक्स का जेड से करूंगी, तो यहाँ पे तो कुछ जेड नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो, इज इक्वल्स टू जेड, तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो उसका कुछ डिफ्रेंसिएशन तो जीरो ही होगा, जेड तो जीरो ही है ना, यहाँ पे देखो जीरो के का, राइट। सो डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल्स टू जीरो। नाउ लेट्स चेक द थर्ड कंडीशन। अब मैं इस एफ वाई का डिफ्रेंसिएशन कर रही हूँ जेड के रिस्पेक्ट में, अगेन इट विल बी इक्वल्स टू जीरो, और जेड का वाई के रिस्पेक्ट में करूंगी तो भी क्या होगा, जीरो। सो अगर हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, देखो फर्स्ट भी सेटिस्फाई होगी, सेकंड भी सेटिस्फाई, थर्ड भी सेटिस्फाई। अब ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमेशा आंसर जीरो ही आए। कंडीशन क्या है, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल होना चाहिए, डजेंट मैटर जीरो हो या नहीं। ऐसा भी कुछ केस आ सकता है कि ये वाली वैल्यू कुछ और आ गई, ये वाली की वैल्यू कुछ और आ गई, ये वाली वैल्यू कुछ और आ गई, बट दे आर इक्वल, राइट। सो अगेन द फोर्स विल बी कंजर्वेटिव। सो इन दिस केस योर आंसर इज एफ इज कंजर्वेटिव, दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। एनी डाउट? कोई भी इक्वेशन लेके चेक कर सकते हो कि कंजर्वेटिव है या नहीं है, तो ये बहुत सिंपलेस्ट मेथड है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को चेक करने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, f is equals to 3yi plus 3xj। तो यहाँ पे देखो जो f है हमारे पास किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स आई, एफ वाई जे, और z तो हमारे पास अगेन क्या है, यहाँ पे भी जीरो है, ये हमारे पास j है, एफ वाई जे, राइट। अब हमें क्या देखना है, अगेन हमें वही कंडीशन चेक करनी है। फर्स्ट कंडीशन देखो हमारे पास क्या थी, कर्ल एफ एक्स ओवर कर्ल वाई इज इक्वल्स टू कर्ल एफ वाई ओवर कर्ल एक्स। तो चेक करो फर्स्ट कंडीशन, ये हमारे पास है एफ एक्स, यहाँ पे तो y है, इसका हमारे पास y के रिस्पेक्ट में करूंगी तो हमारे पास जीरो नहीं आएगा, 3 आएगा, ये इज इक्वल्स टू ये एफ वाई है, देखो एफ वाई किसके इक्वल है, 3x, इसका x के रिस्पेक्ट में क्या करूंगी डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा 3, सो 3 इज इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स हमारा f क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नाउ लेट्स चेक द सेकंड कंडीशन, कर्ल एफ एक्स ओवर कर्ल जेड इज इक्वल्स टू कर्ल एफ जेड ओवर कर्ल एक्स।
देखो एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड, एफ एक्स में क्या आ रहा है 3y, इसका z के रिस्पेक्ट में करूंगी तो 0 इज इक्वल्स टू एफ जेड में मेरे पास क्या है, कुछ नहीं है, x के रिस्पेक्ट में करूंगी वो भी क्या आएगा सी, राइट। तो सेकंड कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई, फर्स्ट भी सेटिस्फाई हो गई। अब चेक करते हैं थर्ड कंडीशन, दैट इज कर्ल एफ वाई ओवर कर्ल जेड इज इक्वल्स टू कर्ल एफ जेड ओवर कर्ल वाई। अब देखो एफ वाई का जेड के रिस्पेक्ट में, एफ वाई क्या है 3x, 3x का जेड के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं होगा तो ये हो जाएगा 0, और z में तो कुछ है ही नहीं तो क्या हो गया 0। तो थर्ड कंडीशन भी क्या हो गई सेटिस्फाई। सो अगेन दिस फोर्स एज दिस इक्वेशन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स। इज दैट क्लियर टू यू? तो हमारे पास दो टाइप डिस्कस होगी, जिसमें हमारे पास फर्स्ट में सब जीरो आ रहे थे, सेकंड में यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, बट है तो इक्वल ना, 3 इक्वल्स टू 3 है, राइट। सो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके अलावा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पे कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी, अगर इतना समझ आ गया तो कोई भी क्वेश्चन कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव का अटेम्प्ट हो सकता है। तो क्वेश्चन ये है, इफ f इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई जे acts on a body and it is taken and it is taken from A to B as shown, which one of the following is correct? सी, ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये पाथ है 1 और ये पाथ है 2, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। हमें ये बताना है, क्वेश्चन में ऑप्शन ये है कि वर्क डन बाय पाथ 1 इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय पाथ 2। सेकेंड ऑप्शन है वर्क डन बाय पाथ 1 इज नॉट इक्वल्स टू वर्क डन बाय पाथ 2। थर्ड ऑप्शन है वर्क डन 1 इज ग्रेटर देन वर्क डन 2। फोर्थ ऑप्शन है वर्क डन 2 इज ग्रेटर देन वर्क डन 1। हमें यह बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। करेक्ट ही चेक कर लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, राइट। तो हमारे पास देखो यहाँ पे वर्क डन दे रखा है, हमें ये बात पता है कि अगर हमारा वर्क डन कंजर्वेटिव होगा तो हमारे पास ये 1 और 2 इक्वल होगा। क्वेश्चन को अप्रोच करने का मेथड सीखो कि अगर हमारे पास, हमें यहाँ पे बोल रखा है कि वर्क डन इक्वल है, कि अगर वर्क डन इक्वल है दैट मीन्स वो हमारे पास कंजर्वेटिव है, राइट। तो हम कंजर्वेटिव चेक करने का मेथड हमें पता है, तो अगर मैं उसी कंडीशन को चेक कर लूँ, कंजर्वेटिव की कंडीशन को चेक कर लूँ, वो सेटिस्फाई हो जाएंगी, इसका मतलब वो मेरा कंजर्वेटिव होगा। कंजर्वेटिव होगा इसका मतलब वो W1 W2 के इक्वल हो जाएगा। अगर वो नॉन कंजर्वेटिव आया तो हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इज दैट क्लियर? फाइन। सो लेट्स चेक द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, कर्ल एफ एक्स ओवर कर्ल वाई इज इक्वल्स टू कर्ल एफ वाई ओवर कर्ल एक्स। चेक करो, एफ एक्स, इस एफ एक्स ये हमारे पास एफ एक्स आई है प्लस एफ वाई जी। अब एफ एक्स में क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंसिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। y का विद रिस्पेक्ट में x के करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नाउ चेक द सेकंड कंडीशन, कर्ल एफ एक्स ओवर कर्ल z इज इक्वल्स टू कर्ल एफ जेड ओवर कर्ल x। अब x का मतलब x स्क्वायर आ रहा है, z के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0, z है और x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो रहा है 0, तो ये भी सेटिस्फाई हो गई। सो हमारी थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, कर्ल एफ वाई ओवर कर्ल जेड
इज इक्वल्स टू कर्ल एफ जेड ओवर कर्ल वाई। अब y में हमारे पास y है, इस y को z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, 0। z में तो कुछ है ही नहीं तो क्या आ जाएगा। तो हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दैट मीन्स हमारा जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव होगा। फोर्स कंजर्वेटिव है, इसका मतलब कि हमारे पास कंजर्वेटिव में क्या होता था कि वर्क डन पाथ के इंडिपेंडेंट होता था। दैट मीन्स आई कैन से दैट दिस वर्क डन 1 इज इक्वल्स टू वर्क डन 2। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन करेक्ट है, राइट। तो इस टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो कि किस केस में हमारा वर्क डन कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू। Hello, good evening to all. So in the last class we have discussed the topic of conservative and non-conservative forces. Regarding this, we'll continue this topic and it is based on the work energy theorem. अब वर्क एनर्जी थ्योरम में हम पहले थ्योरम को डिराइव करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि हम उसमें कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क एनर्जी थ्योरम। First of all, what does this statement says? Work energy theorem states that net work done is equals to change in kinetic energy. अब ये जो मैं वर्ड बोल रही हूँ नेट वर्क डन, इस नेट वर्क डन में हमारे पास कंजर्वेटिव भी आएगा और नॉन कंजर्वेटिव भी आएगा। सो नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई। Here delta stands for change, ke stands for kinetic energy. So that means कि कोई सिस्टम है उसके अंदर अगर हमें नेट वर्क डन कैलकुलेट करना है सो इट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल किए थे, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, सो एवरीवन नोज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। And if I talk about all the resistive forces, like if the question is asked about the opposing forces, frictional force, तो ये सब हमारे पास resistive forces हैं। So ये आएंगे हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव के अंदर। So मैं ये बोल सकती हूँ कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव is equals to change in kinetic energy, that is delta K। अब हमें सबसे पहले एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव में क्या क्या आएगा और नॉन कंजर्वेटिव में क्या क्या आएगा। तो ये लेक्चर नंबर 4 को देख सकते हैं जिसने ये नहीं देखा था। सो विल डिराइव द वर्क एनर्जी थ्योरम फर्स्ट। अब अगर मैं बोलती हूँ कि कोई बॉडी है वो कुछ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ that v square minus u square is equals to 2as. U means initial velocity, v means final velocity, and s is the distance covered under the uniform acceleration a. Right? अब यहाँ से देखो मैं इस इक्वेशन को m/2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सी, मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन बाय m/2। तो मैंने इसे m/2 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू m/2, दिस इज 2as, राइट। अब ये मास और ये एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होता है, फोर्स। सो ये 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो सकता है, सो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स। So this is equals to half m v square minus half m u square force dot displacement। और हमें ये बात पता है
कि हमारा ये जो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है ये किसके इक्वल होता है? यस, सो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू द वर्क डन। ये तो हमारा लेक्चर नंबर 1 ही था। जिसने लेक्चर नंबर 1, जिसको ये बेसिक अभी नहीं ध्यान, सो प्लीज लेक्चर नंबर 1 को फॉलो करो। सो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? वर्क डन। सो आई कैन से दैट हियर दैट हाफ एम वी स्क्वायर minus half m u square is equals to the work done, net work done. So basically this is what work energy theorem, that change in kinetic energy is equals to net work done by the body, that it includes work done by conservative forces as well as work done by non-conservative forces. So I can say that the change in kinetic energy of a particle the change in kinetic energy of a particle is equal to work done on it by net force. This is your work energy theorem. It's a very important theorem क्योंकि आगे हम पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन करेंगे, उसके बाद स्प्रिंग फोर्स का एक्सप्रेशन करेंगे, फिर उसके कंबाइंड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो उसके लिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है दैट हाउ टू अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट? ओके, इसको पोज करके नोट कर सकते हो और फिर हम इस पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई किस तरीके से करेंगे। द क्वेश्चन इज दैट a raindrop of mass 2 gram falling from a height of 1 kilometer hits the ground with a speed of 40 meter per second. Find the work done by gravitational force. तो अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ग्रेविटेशनल हमारा कंजर्वेटिव के अंडर आएगा या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंडर? यस, एकदम सही। तो हमारे वो आएगा कंजर्वेटिव के अंडर। सो फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, and the second part is find the work done by opposing resisting force. So opposing resisting force means you have to calculate the work done by non-conservative forces. So forces, you can take it as G, you can take it as 10 meter per second. So question बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है? A raindrop of mass 2 gram falling from a height with a speed of 40 meter per second. So हमने काइनेमेटिक्स में हमें पता है कि हमने जब बॉडी को ड्रॉप किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी? जी। तो u हमारे पास क्या है? जी। Hits the ground with a speed of 1 meter per second. That means 40 meter per second. So that means जो हमारा v है वो कितना हो गया? 40 meter per second. And height is given that 1 kilometer. So 1 kilometer means what? 1000 meter. So work done by the gravitational force. So gravitational के केस में अगर मुझे work done निकालना है, it is simply equals to mgh, right? So here mass, you know that it is 22 gram. So 2 gram means 2 by 1000 kg. G you can take it as 10 and h is given as 1000 meter. ये कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ गया? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास कितना आ गया? 20 जूल्स।
फर्स्ट पार्ट क्लियर है? ये ग्रेविटेशनल हमारे पास कौन सा आया है? कंजर्वेटिव, राइट? एंड नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द वर्क डन बाय द ऑपोजिंग रेजिस्टिंग फोर्स। तो सबसे पहले क्या करो, अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम को लिख लो कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कह रही थी। सो वर्क एनर्जी थ्योरम कह रही थी दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी and this work done, it includes work done by conservative plus work done by non-conservative is equals to delta k। अब कंजर्वेटिव में हमारे पास कौन सा आ गया? ग्रेविटेशनल, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना आया? 20। दिस इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। Plus work done by non-conservative. So non-conservative, I told you that it is a resisting force. हमें कैलकुलेट देखो यही करना है, फाइंड द वर्क डन बाय द ऑपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स। दैट मीन्स हमें कौन सा वर्क डन कैलकुलेट करना है? नॉन कंजर्वेटिव। दिस यू हैव टू कैलकुलेट एंड इट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स व्हाट? सो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, राइट? सो अब यहाँ पे देखो बच्चे, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो हाफ एम यू स्क्वायर ऑब्वियसली 0, हाफ एम वी स्क्वायर, मास इज 2 ग्राम, नो? सो 2 by 1000, v is what? 40 meter per second. So v is 40 into 40 minus 0. So यहाँ 2 से 2 कैंसल, 0 to 0, 0 to 0, 16 by 10, दैट इज डेल्टा के ई हमारे पास कितना आ गया? 1.6 जूल्स, राइट? सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो डेल्टा के ई की 1.6 जूल। सो यहाँ से हमारे पास आ गया दैट वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज 1.6 minus 20, so it is equals to minus 18.4 joules। तो यहाँ से देखो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव में आया। सो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिंग रेजिस्टिव फोर्सेस लिखा था। सो दैट मीन्स ऑपोजिंग मतलब हमारे पास साइन कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। तो यहाँ से हम अपने क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं, राइट? एक और क्वेश्चन देती हूँ, इसको खुद से ट्राई करना और मुझे इसका आंसर कमेंट से बताना। क्वेश्चन का हिंट मैं कर दूंगी कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज दैट a bullet of mass 10 gram moving with a velocity of 300 meter per second strikes a wooden block and comes out from other side with a velocity of 200 meter per second. Find the work done by resistive forces on bullet. Again in this question also you have to find the work done by resistive forces, that means non-conservative force, right? अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, बुलेट का मास दे रखा है 10 ग्राम। सो मास हमारे पास कितना हो गया? 10 ग्राम, दैट इज 10 by 1000 kg। मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें कितनी दे रखी है? 300 मीटर पर सेकेंड। एंड इट कम्स आउट विद अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। तो वो उतनी वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, दैट मीन्स हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमें दे रखी है 200 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्सेस ऑन द बुलेट। इसका मतलब हमें रेजिस्टिव फोर्स निकालना है, तो हम सिंपल
क्या लगा देंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस क्वेश्चन में देखो हमें कहीं पे कोई बात नहीं कर रखी है कंजर्वेटिव की, कुछ दे ही नहीं रखा। इसका मतलब हमारे पास जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज है वो हमारे पास नेग्लिजिबल है, सो यू कैन टेक इट एज 0। डेल्टा के ही इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, राइट? So this is 0. Work done by non-conservative, that means you have to calculate. यहाँ से हाफ इंटू एम कॉमन ले लो, 10/1000। वी स्क्वायर मीन्स 200 स्क्वायर माइनस 300 स्क्वायर। सॉल्व करोगे हमारे पास आंसर आ जाएगा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। कॉन्सेप्ट समझो, बाकी तो मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन है वो हर कोई कर ही लेगा। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि कभी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो ग्रेविटेशनल तो कहीं पे भी आ गया तो उसको कंजर्वेटिव के अंडर ले लिया करो। अब जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है तो उसमें रेजिस्टिव फोर्सेस भी रोल प्ले कर रहे हैं, एयर फ्रिक्शन रोल प्ले कर रहा है, तो वो हमारे पास आ जाएगा नॉन कंजर्वेटिव के अंडर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, राइट? सो इस टाइप से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सो इसका आंसर कैलकुलेट करके मुझे सब लोग कमेंट्स में बताएंगे। अब ये था हमारे पास वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, कंजर्वेटिव नॉन वर्क एनर्जी थ्योरम जो हमने अप्लाई करी, दैट इज बाय अ कांस्टेंट फोर्स, राइट? नाउ नेक्स्ट विल सी वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। अब मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास वेरिएबल फोर्स आ जाएगा यानी कि वो किसी ना किसी पे डिपेंड कर रहा है। सो वेरिएबल फोर्स के केस में हम जो भी कुछ डिराइव करेंगे उसमें हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज होगा। अब देखो अगर मैं वन डायमेंशन की बात करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, confining to one dimension only, rate of change of kinetic energy with time, रेट आ गया, दैट मीन्स बट ऑब्वियस कि टाइम से रिलेटेड बात हो रही है। सो इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ डी के बाय डी टी इज इक्वल टू डी बाय डी टी, डिफ्रेंसिएशन को बाहर ले लिया, एंड काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, राइट? अब यहाँ से देखो कि अब मास तो कांस्टेंट है, मास का तो डिफ्रेंसिएशन होगा नहीं, भाई बॉडी मूव कर रही है तो ऐसा तो है नहीं कि मूव करते करते उसका मास वेरिएबल हो जाएगा, नहीं। सो मास हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट। सो हाफ एम इट इज डी बाय डी टी वी स्क्वायर, here your mass is constant, so it is equals to half m v square का differentiation 2v, so it is equals to 2v dv by dt, right? यहाँ 2 से 2 मेरे पास कैंसिल हो गया, so हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या आ जाएगा, dk by dt is equals to m dv by dt into v। एनी डाउट टिल हियर, फाइन। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये है dv by dt, दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन, और मास इनटू एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, फोर्स। सो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है dk by dt का, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स, सो इट इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। सो यहाँ से हमारे पास आ गया दैट डी के बाय डी टी इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। सो हेयर डी के बाय डी टी, अब मैं वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ एक्स कैसे लिख सकती हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो इट इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स बाय डी टी, राइट? सो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आ गया दैट डी के बाय डी टी इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स बाय डी टी। अब मुझे सिर्फ डी के चाहिए, इसका मतलब मुझे
मतलब मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो मुझे डिफरेंशिएशन को कैंसिल करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन को मुझे कैंसिल कैसे करना पड़ेगा, जब मैं उसका इंटीग्रेशन करूंगी। तो मेरे पास इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डी के, ये समझ लो डी टी से डी टी मेरे पास कैंसिल है। इंटीग्रेशन होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इंटीग्रेशन एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ एक्स हो रहा है, इसलिए मैं लिमिट्स भी किसके पुट करूंगी, एक्स के पुट करूंगी, ना कि फोर्स की, राइट। सो इट इज एफ डॉट, so I can write it as kinetic energy final minus kinetic energy initial is equals to integration of force dot displacement is what, work done. So हम इसको वेरिएबल फोर्स के मेथड से भी कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड इसको पोज करके नोट कर सकते हो, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं कि वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स में हम वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे। द पोजीशन x of a particle of mass 1 kg moving along x-axis at time t is given by half t square meter. Find the work done by the force on it between time interval t equals to 0 to t equals to 3 सेकेंड। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो देखो ये समझ आ रहा है कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इट इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स केस, राइट। और हमें यहाँ पे बोल भी दिया कि 0 से लेकर 3 सेकेंड्स तक हमें इतने टाइम इंटरवल तक हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब हमें एक इक्वेशन दे रखी है, यहीं से स्टार्ट करो, अप्रोच करो क्वेश्चन को, दैट x इज इक्वल्स टू हाफ टी स्क्वायर। अब x है, ठीक है, मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम डेल्टा के ई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी के लिए बच्चे मुझे वेलोसिटी चाहिए होगी। सो अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है और मुझे वेलोसिटी पे जाना है, तो इसका मतलब मुझे उसका डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, सो इट इज इक्वल्स टू हाफ 2t, here 2 cancel, it is equals to t। अब यहाँ पे देखो t equals to 0 to t equals to 3 सेकेंड, इसका मतलब ये हो गया कि जब टाइम 0 है तो मेरे पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी, जब टाइम t हो जाएगा 0 से 3 पे चला जाएगा तो मेरे पास कुछ फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। सो यहीं पे देखो मैं लिख रही हूँ दैट एट t equals to 0 सेकेंड वेलोसिटी इनिशियल आएगी, so it is equals to 0, and at t equals to 3 second your final velocity is equals to 3 meter per second। बस इतना सा ही काम था। उसके बाद हम अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे कि हमें सिंपल वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है कि हमें वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल निकालना है या वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स निकालना है, दैट मीन्स हमें नेट वर्क डन निकालना है, तो उसको अलग अलग करने की नीड नहीं है। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई, वर्क डन निकालना है, इट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये टर्म तो हमारे पास अप्रोच कर जाएगी जीरो को, क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है।
and it is equals to half. Mass is given in the question as 1 kg, velocity is 3, so it is equals to 9 by 2, that is work done is equals to 4.5 joules. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो अब हमने दोनों केस देख लिए कि हमें वर्क डन वेरिएबल फोर्स के केस में निकालना है, थ्योरम लगा के तो कैसे अप्लाई करेंगे, और अगर कांस्टेंट फोर्स का केस है उस केस में कैसे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स के कंपाइल क्वेश्चंस करेंगे कि हम उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगा सकते हैं, अलॉन्ग विद द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कि वेक्टर्स से रिजॉल्व करके कैसे हम स्प्रिंग फोर्स का यूज करेंगे, कैसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। Hello students, very good evening to all. So today we are going to discuss a very important topic, that is numericals on work done by conservative force. So previous lecture में हमने ये देखा था कि हमारा जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है उसके एग्जांपल्स क्या है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स क्या है, और कॉरेस्पॉन्डिंगली हमने एग्जांपल्स के साथ साथ देखा था कि दैट नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये रिजल्ट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दैट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, और आई कैन से दैट द नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हमने इसके दो टाइप्स डिस्कस की थी, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो आज के लेक्चर में हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं कि अगर वेरिएबल फोर्स है उस केस में वर्क डन कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट फोर्स है उस केस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको ध्यान से सुनेगा, और अगर इनकेस किसी को कोई डाउट होता है सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, राइट। सो द क्वेश्चन इज, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, a body is acted upon by a force such that its displacement x is related with time t, and the equation given is t is equals to under root x plus 3. So what you have to find? You have to find the work done by this force. अब यहाँ पे बच्चे देखिए कि हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है दैट t इज इक्वल्स टू अंडर रूट x बाय 3, राइट। तो इससे हमें वर्क डन बाय ऑल फोर्स निकालना, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व करने के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², and this change in kinetic energy is equals to, here the formula we'll use as work done by all the forces is equals to change in kinetic energy, and change in kinetic energy is equals to half m v final square minus half m v initial square। अब हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन से मुझे वेलोसिटी निकालनी है, यहाँ पे x गिवन है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें एक बात पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मैं यहाँ से x फाइंड आउट कर लूँ पहले और उसका डिफरेंशिएट कर दूँ तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी, राइट। तो यहाँ से अगर मुझे x फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पहले देखो t माइनस 3 इज इक्वल्स टू रूट एक्स। अब अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो मेरे पास डायरेक्टली x आ जाएगा। सो आई कैन से दैट आई एम डूइंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
सो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू t माइनस 3 होल स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से मेरे पास x किसके इक्वल आ गया, t माइनस 3 होल स्क्वायर। अब मैं वेलोसिटी फाइंड आउट करूंगी, तो मुझे क्या करना होगा, dx बाई dt। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसको रूट को खोल लेती हूँ। तो रूट को जब मैं ओपन करूंगी तो क्या आएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, दैट इज माइनस 60। So here v is equals to dx by dt. So dx by dt is equals to 2t. Differentiation of constant is 0 and it is minus 6. So here your velocity comes out 2t minus 6, right? And now see, a body is acted upon by a force such that its displacement is equals to this. अब हमें ये देखना है, हमारे पास टाइम गिवन है, दैट टाइम हमें दे रखा है 0 to t equals to 6 सेकेंड, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो अगर मैं टाइम को 0 पुट कर दूंगी तो मेरे पास v इनिशियल आ जाएगा। तो अगर मैं टाइम को 0 पुट कर रही हूँ तो देखो क्या आएगा, t को 0 पुट करेंगे तो v इनिशियल की वैल्यू आ गई माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं टाइम को 6 पुट कर रही हूँ तो v फाइनल हो जाएगा 12 माइनस 6, दैट इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड। सो v इनिशियल एंड v फाइनल। अब वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब मैं ये बोलूंगी कि वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ m v फाइनल स्क्वायर, दैट इज 6 स्क्वायर, माइनस हाफ m v इनिशियल, मतलब माइनस 6। So it is equals to half m. I can take it as common, and here it is equals to 36 minus 36. So that means your net work done is equals to 0. right? तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेगा कि अगर बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, लाइक इफ आई से दैट, देखो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, सिर्फ स्पीड की बात हो रही है, ओनली मैग्नीट्यूड, आई एम नॉट कंसीडरिंग एनी डायरेक्शन हियर। सो अगर मेरे पास स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो हमेशा वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस हमारे पास क्या होगा, सी। वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस 0 होने का मतलब कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, then change will be automatically equals to 0. So keep in mind one thing, I will take one note to you, that if speed is not changing, then work done by all the forces is always equals to C. So that's the result. It is an important result. Sometimes directly हम क्वेश्चंस में इस रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नोट कर सकते हो और एक्सपोज करके नोट कर सकते हो। Now another type of the question is mass of a body is given as 2 kg. Mass of a body is given as 2 kg. And it is given that v is proportional to under root x. Here again x is your displacement. So v is proportional to under root x और x यहाँ पे हमारे पास क्या है, displacement. Find the work done by all the forces from x equals to 0 to x equals to 8. हमारे पास v प्रोपोर्शनल है x के, तो इसको पॉज करके जरूर एक बार ट्राई करो कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। देखो मास सिंपली हमारे पास गिवन है 2 kg और हमें एक इक्वेशन गिवन है, हमें वर्क डन बाय ऑल दी फोर्स निकालना है।
तो सबसे पहले तो ये देख लो कि अगर मुझे वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? सो फॉर्मूला मेरे पास क्या है कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है फाइनल माइनस इनिशियल, और अगेन ये वेरिएबल फोर्स का केस है। वाई? सो बिकॉज योर v इज प्रोपोर्शनल टू x। जैसे जैसे हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे इवन गिवन है x को 0 से a तक लेके जाना, वैसे वैसे हमारे पास v की वैल्यू आएगी। मतलब कि अगर मैं x को 0 पुट कर रही हूँ तो v इनिशियल मिल जाएगा मुझे, और अगर x को a पुट कर रही हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा? v फाइनल। तो v इनिशियल देखो पहले क्या आ जाएगा, दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी साइन हियर, so it is equals to v is equals to under root 0, so it will be equals to 0। अब v फाइनल देख लेते हैं। सो v फाइनल हमारे पास क्या होगा? अंडर रूट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू x। अब यहां से मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकाल लेती हूँ। सो वो हो जाएगा हाफ m v इनिशियल स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0। यहां से काइनेटिक एनर्जी फाइनल आएगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? हाफ m v फाइनल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट e स्क्वायर। सो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया? सिंपली m a बाय 2, राइट। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? दैट वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। So that means work done by all the forces is equals to change in kinetic energy, that is kinetic energy final minus kinetic energy initial, right? So यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ गया हमारे पास m a by 2 minus c, so this is the work done by all the forces is the answer। सो ये हमारे पास सिंपल केस हो गए जिसमें हमने ये देखा था कि हम वेरिएबल फोर्स के क्वेश्चंस को किस तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिकली सब क्वेश्चंस के लिए हमें ध्यान पहले ये रखना है कि हमारा जो केस है वो कंजर्वेटिव का केस है या फिर नॉन कंजर्वेटिव का केस है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? इस क्वेश्चन में बेसिकली हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का भी हम यूज करेंगे, फिर हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे। हमने किया था स्टार्टिंग के लेक्चर में, हमने सीखा था कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है। फिर वर्क डन बाय टेंशन हमेशा हमने किया था, दैट वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स इज इक्वल्स टू 0। तो इन सबको मिला के हमारे पास एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वन है, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने एक मास को हैंग किया है जिसका मास है स्मॉल m एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, और ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ है मेरे पास l। अब ये हमारे पास इस टाइप से कुछ मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ मास है m और इस साइड में कुछ फोर्स अप्लाई कर रही हूँ F। सो बेसिकली मैं कह सकती हूँ कि ये जो F फोर्स है ये मेरे पास वेरिएबल फोर्स है, राइट। वेरिएबल फोर्स इन द सेंस कि जैसे जैसे मैं फोर्स इंक्रीज करती जाऊंगी हमारे पास बॉडी उस तरीके से डिस्प्लेस करती जाएगी, राइट। अब जो मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ वो फोर्स में अप्लाई कर रही हूँ बहुत स्लोली। बहुत स्लोली करने का रीजन हमारे पास ये होता है सो दैट हमारा जो वेलोसिटी है वो हमारे पास सेम रहे, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आए। काइनेटिक एनर्जी में चेंज, स्पीड एक्चुअली में सेम रहे, काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास कोई चेंज नहीं आया, राइट। तो मैं इस ये जो वेरिएबल फोर्स लगा रही हूँ ये बहुत बहुत स्लोली लगा रही हूँ so that there is no change in the kinetic energy, right? So what you have to find,
find the work done on mass m by variable force। तो अब देखो हमारे पास क्या है, देखो सबसे पहले मैंने बताया कि हम इस पे बहुत स्लोली वेरिएबल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। वाई so that there is no change in the kinetic energy, so that I can say that kinetic energy initial is equals to kinetic energy final। and also I told to you कि work done by all the forces, उस केस में हमारे पास क्या होगा, जीरो, that is delta ke is equals to 0। ये हमारे पास बॉडी है जिसका मास m है, ये हमारे पास थीटा एंगल है, ये बॉडी डिस्प्लेस करी और कुछ यहाँ पे एम आई यानी कि हमारा जो फोर्स लग रहा है वो सिंपली क्या है, इसका डायग्राम पहले ध्यान से समझना सब लोग। अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास लेंथ है, कंप्लीट लेंथ है, राइट। अब बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी ने कुछ हाइट कवर करी, राइट। ये बॉडी m थी, इसका मतलब इस बॉडी ने कुछ हाइट कवर करी। तो अब वो देखो हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये लेंथ l है, ये अगर थीटा एंगल बना रहा है तो हमें ये बात पता है, रेजोल्यूशन और वेक्टर में हमने किया था कि अगर ये थीटा एंगल है तो इसका ये जो कंपोनेंट होगा ये हमारे पास होगा l cos थीटा, राइट। तो अब ये कितना बच गया, दिस वन पूरा l है, हाफ पार्ट उसका l cos थीटा, तो ये पार्ट हमारे पास हो जाएगा l माइनस l cos थीटा। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ बेसिकली जो ये पार्ट है जो उसने हाइट कवर की है दैट इज इक्वल्स टू l माइनस l cos थीटा। अब हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और हमें ये बात पता है कि स्ट्रिंग पे एक फोर्स लगता है दैट इज नोन एज द टेंशन फोर्स। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स क्या लगा, टेंशन, और यहाँ पे हमारे पास उसका वेट क्या लगेगा, डाउनवर्ड, दैट इज mg। और अगर हमें वर्क डन बाय ग्रेविटी फाइंड आउट करना होता है, इसका मतलब हम उसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, वी आर नॉट कंसीडरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। बॉडी हमारे पास वेट क्या लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है, राइट। सो इसका मतलब जो हमें डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना होगा वो हमें कौन सा करना होगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। और यही तो हमने फाइंड आउट किया है, बेसिकली यही तो उसने हाइट कवर किया, राइट। तो इसका मतलब अब मुझे वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इस बॉडी पे निकालना है। तो पहले तो देखो कौन से फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे तो एक वेरिएबल फोर्स लग ही रहा था, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। एक फोर्स हमारे पास लग गया टेंशन फोर्स, राइट, एक लग गया हमारे पास वेट डाउनवर्ड्स। मतलब इन तीनों की वजह से जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने देख लिया कि वो क्या है, जीरो। जीरो क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ग्रेजुअली, बहुत स्लोली कर रहे हैं। स्लोली करने का मतलब ये है कि हमारे पास जो चेंज है वो हमारे पास क्या होगा, जीरो। सो दिस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय टेंशन plus work done by this variable force is equals to change in kinetic energy. And change in kinetic energy is equals to 0, ऊपर ही बता दिया। तो work done by mg this is equals to minus mg l minus l cos theta। अब मैंने यहाँ पे माइनस साइन क्यों लिया बच्चे, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है वर्टिकल डाउनवर्ड्स, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट एज अ साइन ऑफ नेगेटिव। सो माइनस mg, हाइट कवर कितनी हुई, l माइनस l cos थीटा। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स हमारे पास क्या होगा, जीरो, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो इस तरीके से अगर मूव कर रही है टेंशन, और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है,
तो वो एंगल कितना बनाएगा 90। और ये हमने सीखा भी था कि हम कैसे चेक करते हैं, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 प्लस वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। सो सिंपली हमारे पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आ गया, mgl मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा। ये रिजल्ट भी बहुत बार यूज होगा, तो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आई हैव डिराइव फॉर यू। और ये रिजल्ट बहुत बार यूज होगा, आगे हम कुछ और केसेस करेंगे जिसमें हमारे पास स्प्रिंग के क्वेश्चंस करेंगे, तो उन सब में हमारे पास ये यूज होगा। सो दिस ऑल अबाउट द हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो या फिर पोज करके नोट कर सकते हो। क्वेश्चन इज, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, तो इसको एक बार पोज करके ट्राई करना। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर आप वीडियो ऑन करके इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, राइट। क्वेश्चन हमारे पास ये है, a ball of mass 5 kg is dropped vertically through a height of 20 meter and it attains a speed of 10 meter per second. Find the work done by gravitational force and conservative force. Find the work done by gravitational force and work done by conservative. तो इसको एक बार पोज करके ट्राई करो, मैं हिंट कर रही हूँ। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता था, वर्क डन बाय सॉरी इट्स अ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सॉरी इट्स एयर फ्रिक्शन। और मैंने तुम्हें बताया था कि हमारा जो जितने भी रेजिस्टिव फोर्सेस होते हैं, एयर फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, तो जो भी हमारे रेजिस्टिव फोर्सेस हैं वो होते हैं हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव के इक्वल, राइट। सो हमने ये फॉर्मूला किया था दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव मीन्स ये ग्रेविटेशनल फाइंड आउट करना है। तो पहले हमारे पास सिंपल इक्वेशन लगा के ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन कैलकुलेट कर लो, फिर नॉन कंजर्वेटिव मतलब एयर फ्रिक्शन, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर पोज करके ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ जल्दी से सब लोग। आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि एक बॉल है जिसका मास 5 kg है। सो ये हमारे पास मास है 5 kg, उसको हमने ड्रॉप किया है। तो जब मैंने उसे ड्रॉप किया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। इसका डायग्राम ये हमारे पास 5 kg है, हमने इसे ड्रॉप किया कितनी हाइट पे, 20 मीटर की हाइट पे। और जब हमने उसे ड्रॉप किया मतलब फ्रीली फॉल है, तो पहले तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, राइट। फिर जब हमने उसे ड्रॉप कर दिया तो कुछ टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हमारे पास कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले देखो, अगर मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो सिंपल हमारे पास किसके इक्वल होगा, mgh।
और अगर ये अभी हम ये कहें कि मैंने ये mgh नहीं पढ़ाया, तो हम सिंपली देख लो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये तो पढ़ाया। तो फोर्स हम देख सकते हैं कि बॉडी है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा, दैट इज mg, राइट। सो फोर्स इज 5, जी की वैल्यू ले लो 10, और डिस्प्लेसमेंट उसमें बच्चे कितना हुआ 20 का। तो हमारे पास वर्क डन कितना आ गया 1000 जूल्स। सो ये वाला कंजर्वेटिव वर्क डन आ गया। अब नॉन कंजर्वेटिव तो हमें निकालना है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास कितना आ गया 1000 जूल्स, राइट। फिर हमारे पास है एयर फ्रिक्शन। तो एयर फ्रिक्शन निकालने के लिए हम पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, चेंज वाई, सो बिकॉज मेरे पास यहाँ इनिशियल वेलोसिटी भी है और मेरे पास यहाँ फाइनल वेलोसिटी भी है। सो अब मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकती हूँ, दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। सो मास कितना गिवन है 5, वी फाइनल मेरे पास कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 0, तो 100। सो ये हो गया मेरे पास 250 जूल्स, राइट। सो मेरे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 250 जूल्स। बस अब ये वाली जो बेसिक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसमें मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, तो मेरा वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव आ जाएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, with the resistive forces is under the non-conservative force, and here it is given that air friction, so it is our non-conservative force. So work done by conservative, ये हमारे पास कितना आ गया 1000, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, मतलब जो हमें निकालना है दैट इज एयर फ्रिक्शन, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 250 जूल्स। सो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन मेरे पास कितना आ गया 250 माइनस 1000, सो इट विल बी इक्वल्स टू माइनस 750 जूल्स। और आंसर से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो आया है नेगेटिव, राइट। सो ये हमारे पास एक और टाइप होगी जिसमें हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को मिक्स क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे करेंगे। अब हमारे पास एक टाइप बची है इस क्वेश्चन की, वो हमारे पास क्या है कि अगर मेरे पास फोर्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर गिवन है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। द क्वेश्चन इज अ फोर्स F is equals to 2i plus 3j acts on a body to displace it from 1 to, this is R1, to 4 1, that is R2. If initial velocity of the body is 2 meters per second and mass of body is 10 kg, find final velocity of the body। तो मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करना सिखा रही हूँ, फिर उसके बाद कैलकुलेशन तुम लोग करके मुझे कमेंट्स में आंसर बताओगे इसका कि आंसर क्या है। देखो यहाँ पे हमें गिवन है कि जो फोर्स है इतना फोर्स अप्लाई किया, दैट मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस इट इज 2 एंड वाई एक्सिस इट इज अलोंग j, इतना अप्लाई किया तो बॉडी डिस्प्लेस किया 1 2 से 4 1 से। तो यानी कि ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स में सिंपल लिख सकती हूँ x1 y1 और इसको मैं लिख सकती हूँ x2 y2, है। अब हमारे पास जो हमें फॉर्मूला पता है वो हमें क्या पता है, दैट वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इट इज इक्वल्स टू F डॉट R,
change in kinetic is half m v final square minus half m v initial square. अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे देखो कि ये x1 y1 x2 y2, तो मैं ये फोर्स तो हमें गिवन है, r निकालने के लिए हमें पता है कि अगर मुझे r वेक्टर निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, r2 माइनस r1. अब देखो r2 क्या होगा, x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस 1 दैट इज 3i माइनस y2 माइनस i y1, सो दिस इज 1 माइनस 2 माइनस 1 जाएगा माइनस, राइट. सो ये हमारे पास आ गया, मेरे पास r वेक्टर. तो फोर्स मेरे पास कितना है, 2i प्लस 3j, और यहाँ पे हो गया 3i माइनस j. अब यहाँ पे बच्चे ये मिस्टेक मत कर देना कि यहाँ पे मैंने माइनस साइन लगा दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. हमने सिंपली क्या किया, 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 2 माइनस j, राइट. सो ये हमारे पास आ गया f डॉट r इज इक्वल्स टू हाफ, मास कितना है 10, and this is if initial velocity is given as the body given into the body like this is v final square, इसको same as it is रखेंगे. so initial velocity हमारे पास given है, वो हमारे पास कितनी है 2 into. so यहाँ i को i से करोगे तो हो जाएगा 6, 3 को 1 से करोगे i dot i is 1, j dot j is again 1, dot product of a vector. so 3 minus 1 is 2, sorry 3 minus 1, this is 6, 3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी. सो 2 इंटू 3 6 माइनस 3 इंटू 1 इज 3 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 v फाइनल स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास आ गया 20. ये हो गया 3, इधर आके हो जाएगा प्लस 20 इज इक्वल्स टू 5vf स्क्वायर. तो हमारे पास यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, राइट. तो हमारे पास इससे रिलेटेड कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव से रिलेटेड सारी टाइप्स डिस्कस हो चुकी हैं. हमने ये सीख लिया कि अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्स है तो किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है. कांस्टेंट फोर्स में हमने बहुत इंपॉर्टेंट केस सीख लिया जिसमें हमने फॉर्मूला प्रूव किया mgl 1 माइनस कॉस थीटा, राइट. फिर हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के साथ क्वेश्चन अप्लाई करना सीख लिया, और इन केस हमारे पास यूनिट वेक्टर है वहां से सीख लिया. नेक्स्ट क्लास में हम पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद उसके कंबाइंड क्वेश्चंस करेंगे. ओके देन, इन केस किसी को डाउट है इससे रिलेटेड सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, राइट. ओके देन, बाय, टेक केयर.